हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है और मैं इसका वन शॉट रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने नोट्स देखने हैं बस और साथ में रिवाइज करना है। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये सेल वो बैटरी वाला सेल नहीं है, ये सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल। तो लाइफ जिसके पास है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा। तो फंडामेंटल यूनिट है सेल। इसे हम फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसके लिए हम एक डेफिनेशन में बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल इसीलिए क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर ही बनता है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारे ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, तो इनडायरेक्टली सेल ही काम कर रहा है। तो इसीलिए फंक्शनल यूनिट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक इंडिपेंडेंट सेल कैपेबल है अपने सारे काम करने के लिए। वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन सब कर सकता है। तो इसीलिए इसे हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग कैसे बनती है? बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनती है। तो जैसे ईंट जो है किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, एक एक ईंट मिलकर ही पूरा मकान बनाती है। वैसे ही सेल जो है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर के एक बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये सेल होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, ये दिखने में कैसा है, इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है। इन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक का नाम इसलिए आता है क्योंकि यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक अपने अपने खुद के माइक्रोस्कोप बनाया करते थे। वो तरह तरह के लेंस लेते थे और उन्हें जोड़ जोड़ के अपने माइक्रोस्कोप बनाते थे और उसके अंदर चीजों को ऑब्जर्व करते थे। तो एक दिन उन्होंने एक कॉर्क को ऑब्जर्व करा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। कॉर्क क्या होता है? जब आप किसी मोटे पेड़ को देखोगे तो उसमें जो बाहर का ब्राउनिश पार्ट होता है, मोटा जो तना होता है पेड़ का, वो बार्क होती है और उस बार्क से बनता है कॉर्क। कॉर्क हम बॉटल को बंद करने के लिए उसके ऊपर लगाते हैं, या आपने देखा होगा ऐसा होता है कॉर्क। ये है कॉर्क और इसको हम लगाते हैं बॉटल के नग बंद करने के लिए। तो इसी कॉर्क के सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। कॉर्क जो है हमें एक प्लांट से मिल रहा है, तो ये प्लांट सेल है। और दिस स्लाइस ऑफ कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट। जब इन्होंने इस सेल के स्ट्रक्चर को देखा तो उनको वो कॉर्क कैसे दिखाई दिया? उनको वैसे हनीकॉम्ब जैसा पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया। उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दिए। इसी कंपार्टमेंट की वजह से रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। अब सेल का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है? सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो जब उन्होंने इस कॉर्क को ऑब्जर्व किया था तो उन्हें छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे रूम। तो इसीलिए उन्होंने सेल नाम दिया इन कंपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो वहीं से नाम आया था सेल। ही नेम्ड दीज स्मॉल कंपार्टमेंट्स एट सेल, ठीक है ना, इन्होंने इसीलिए नाम सेल दिया था। ये रॉबर्ट हुक का अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, वो अपने खुद के माइक्रोस्कोप बनाते थे और उनसे चीजें ऑब्जर्व करते थे। उसके बाद हमने ये तो देख लिया सेल क्या होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है? तो सेल के बेसिस पे उन्हें हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रखा है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में एक वर्ड आ रहा है यूनी।
यूनि का मतलब ही होता है सिंगल या वन, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से ही मिलकर बनी है, उनकी पूरी बॉडी बस एक सेल ही है, तो वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा तो आपने देखा भी होगा, जैसे वो इरेगुलर शेप का होता है, ऐसे करके उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना? ये होता है अमीबा, ठीक है। और पैरामीशियम आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैरामीशियम होता है ऐसा, ये पूरा एक सिंगल सेल ही है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास, ये भी पूरा एक सिंगल सेल है। अब जितने ही फंक्शन होते हैं, मान लो इन्हें खाना खाना है, ठीक है, रेस्पिरेशन करनी है और डाइजेशन करनी है, एक्सक्रीशन करना है, वो सारे जितने फंक्शंस हैं वो पैरामीशियम ही परफॉर्म करेगा अपने सिंगल सेल से। इसको कोई ऑर्गन नहीं चाहिए अलग से, ये पूरा सेल ही कैपेबल है इंडिपेंडेंस के, ठीक है ना। ये पूरा सेल ही कैपेबल है इंडिपेंडेंट लिविंग के, ठीक है। वैसे ही क्लेमाइडोमोनास, सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक सेल है और वो अपने सारे फंक्शन सिंगल सेल से ही परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर में आ रहा है वर्ड मल्टी। मल्टी का मतलब ही होता है मैनी सेल, ठीक है ना, मैनी। तो मैनी सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल कौन है? इसके एग्जांपल है ह्यूमंस, यानी हम भी मल्टी सेलुलर हैं। हमारे अंदर ऐसा तो नहीं बस हम एक सेल हैं, एक सेल ही हमारे अंदर, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं। वैसे ही एलिफेंट, काऊ, ये सारे ही एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो ये सारे ही एनिमल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर हैं। ओक और पाइन। ओक क्या होता है? ओक एक प्लांट है। पाइन क्या? पाइन भी एक प्लांट है, और प्लांट भी मल्टी सेलुलर होते हैं। हालांकि एल्गी जो होते हैं, एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक प्लांट का ही टाइप होता है और ये यूनिसेलुलर है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। और फिर ज्यादातर जो प्लांट होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इसीलिए उसे हमने यहाँ पे लिखा है। ओक, पाइन, ये कुछ हायर प्लांट्स हैं और ये होते हैं मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में हमने देख लिया पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। मल्टी सेलुलर में कौन है? एनिमल्स हैं, फंगस हैं, जो मशरूम खाते वो भी एक फंगस ही होता है ना। और वो फंगस भी मल्टी सेलुलर होता है, और प्लांट्स। उसके बाद हमने ये तो देख लिया कि हमने किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर रखा है। तो दो हिस्सों में कर रखा है ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हम अगर देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, हर काम करने के लिए एक अलग सेल होता है, ठीक है। हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। इसका मतलब ये है कि हर सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। डिवीजन हो रखा है काम का, कि ये वाले सेल ये काम करेंगे, ये वाले सेल ये काम करेंगे। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सेल हैं उनके बारे में हम कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आपको मिलेगा एक नर्व सेल। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। नर्व सेल का काम क्या होता है? नर्व सेल का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करना कैसे? जैसे मेरे पास सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे मेरे पास आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, स्किन है, ये मेरे सेंसरी ऑर्गन है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सब चीजें मेरे दिमाग को कैसे पता चल रही हैं? देख तो मेरी आंखें रही हैं, सुन तो मेरे कान रहे हैं, पर ये चीजें मेरे दिमाग को कैसे पता चल रही है? तो उसमें ये न्यूरॉन मदद करते हैं। ये न्यूरॉन हमारी आंखों से लेकर के हमारे ब्रेन तक कनेक्शन बनाते हैं, हमारे कानों से लेकर के हमारे नोज से, टंग से, हमारे सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है ना। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेकर के हमारे ब्रेन तक सिग्नल वो बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और फिर अपने अंदर से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये होता है नर्व सेल का काम। उसके बाद फैट सेल। फैट सेल का काम होता है स्टोरेज का, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है? ये फैट ही स्टोर करता है। इसका नाम फैट सेल है, काम इसका भी फैट स्टोरेज का ही है। हम जो भी खा रहे हैं खाना, ठीक है, कुछ एक्सेस अमाउंट का उसमें फैट होता है कई बार। फैट मतलब लिपिड होते हैं, ऑयल्स जो हम खाते हैं ना उन्हें फैट बोलते हैं, वो होता है। तो इन सेल का काम यही होता है उन्हें स्टोर करना, एक्सेस वाले, मतलब जितना इस्तेमाल हो गया हमारी बॉडी में उतना ठीक है, और जितना इस्तेमाल नहीं हुआ है इसको स्टोर कर लेगा अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो उसके बाद बोन सेल। अच्छा, बोन सेल आपको दिखाई दे रहा है कैसा इरेगुलर सा है ना। और इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट देना, स्ट्रक्चर बनाना हमारी बॉडी का, है ना।
उसके बाद स्पर्म सेल। अच्छा, स्पर्म सेल आपको पता है स्पर्म सेल क्या होता है? स्पर्म सेल होता है मेल गैमीट, पता है ना ये आपको? स्पर्म सेल होता है मेल गैमीट और ओवम होता है फीमेल गैमीट। और आपको ये भी पता होगा कि स्पर्म सेल जो होता है ये मोटाइल होता है, मतलब यही मूवमेंट करता है ना? इसीलिए आप देख सकते हैं इसके पास एक टेल भी है, इसे मूवमेंट करनी है इसीलिए इसके पास टेल भी है। वहीं ओवम को मूवमेंट नहीं करनी होती, इसीलिए इसके पास कोई ऐसे मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर नहीं है अलग से। स्पर्म मूव करके ओवम के पास आता है ना? और ब्लड सेल, ब्लड सेल आपको पता है रेड ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ऑक्सीजन को अलग अलग हमारे टिश्यू तक और सेल तक पहुंचाना, है ना? इसलिए इनकी शेप जो होती है बाइकनकेव होती है, ऐसी शेप होती है इनकी बाइकनकेव। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पूरे चैप्टर होते हैं, ठीक है? ये होती है बाइकनकेव शेप। इनका काम यही है ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कर सकें। हीमोग्लोबिन होता है मेन, इसमें हीमोग्लोबिन बाइंड कराता है अपने अंदर ऑक्सीजन को, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। तो सेल जो होता है वो ही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने कोई भी लाइफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल के पास होती है सेल ऑर्गेनेली, ठीक है? तो सेल ऑर्गेनेली अपने काम खुद नहीं कर सकती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल मिल करके जब सेल बना लेंगे तो वो सेल अपने काम करने को मतलब कैपेबल होगा अपने काम करने के। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसीलिए हम ये बोलते हैं सेल सबसे छोटी यूनिट है, ना कि ऑर्गेनेली हम बोलते हैं, ठीक है? तो सेल जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है जो अपने काम को परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरे एक ही सेल के बने हुए होते हैं, उनका पूरा बॉडी एक सेल ही होता है और वो पूरी बॉडी जो है हर वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जो हायर ऑर्गेनिज्म यानी जैसे हम लोग हैं हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो डाइजेशन भी कर रही होती है, एक्सक्रीशन भी कर रही होती है, रेस्पिरेशन भी कर रही होती है, वो हर काम परफॉर्म कर रही है जो हम कर रहे हैं, है ना? तो सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कैपेबल होता है अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में भी ऐसे होता है, ठीक है? उसके बाद द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। शेप और साइज जो होता है किसी भी सेल का वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो सेल काम क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल का क्या काम होता है? इसका काम होता है ना सिग्नल ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक। तो देखो आपका स्ट्रक्चर इसका कैसा है नर्व सेल का, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, तार जैसा, लंबे लंबे तार जैसा। इसे करना भी यही है, इसे कंडक्शन कराना है इम्पल्स का, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, ठीक है? इसका काम भी यही है, ये स्टिमुलस को कह लो चाहे मतलब कह लो सिग्नल को ट्रांसमिट कराने का काम है, इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। उसके बाद फैट सेल, फैट सेल का मैंने क्या काम बोला? इसका काम होता है स्टोरेज करने का। तो आपको दिख भी रहा है कि हैवी बैग जैसा ही ये सेल, है ना? यहाँ पे बोन सेल का क्या काम है? हमारा स्ट्रक्चर बनाने का, हमारा एंडोस्केलेटन, हमारा जो स्केलेटन होता है स्केलेटल सिस्टम हमारे अंदर का, उसे बनाने का। उसका देखो शेप भी वैसे ही है। उसके बाद स्पर्म सेल का क्या काम होता है? स्पर्म सेल का काम होता है मेल से फीमेल तक हमारा डीएनए ले जाना, है ना? हमारे जीन्स ले जाना, हमारे न्यूक्लियस ले जाना, यही काम होता है। मेल से फीमेल में जाता है ना स्पर्म। तो देखो क्योंकि सब मूवमेंट करने के लिए इसके पास टेल भी है, पर ओवम को कुछ नहीं करना, ओवम को कोई मूवमेंट नहीं करना, वो एक जगह रहती है ओवम। तो देखो उसके पास कोई स्ट्रक्चर है भी नहीं मूवमेंट का। ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करा करके दूसरे टिश्यू ऑर्गन तक ले जाना और सेल तक ले जाना, है ना? और देखो इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है बाइकनकेव, ताकि इसमें ऑक्सीजन बाइंड हो सके। तो हर जो सेल है उसका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है। Each living cell has the capacity to perform certain basic function. हर सेल के पास कैपेसिटी है अपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करने की, मैंने आपको बता दिया। हर सेल अपना डाइजेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, ऐसे कुछ नॉर्मल काम हर सेल अपना कर सकता है, ठीक है? लेकिन अब मैं कहूँ कि फैट सेल क्या नर्व इम्पल्स जैसे ट्रांसमिट कर सकता है, नर्व इम्पल्स सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है? तो नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ कि बोन सेल कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ कि अब ब्लड सेल मेरे डीएनए ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, बल्कि मेरे पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। एक मैच्योर आरबीसी में, ह्यूमंस में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है? ईच cells contains a specific component called organelle. तो यहाँ पे एक बढ़ा रहा है ऑर्गेनली।
हर सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है ना, उसको कुछ पार्ट होते हैं उसके अंदर, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन हैं, अगर मैं बात करता हूँ हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे पास। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास हार्ट है, मेरे पास स्टमक है, मेरे पास इंटेस्टाइन है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास अंदर पार्ट्स हैं, मेरे ऑर्गन्स हैं, है ना। वैसे ही सेल के जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जैसे मेरे अंदर रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, अगर मैं कहूँ, मैं सीधे कहूँ ब्रीदिंग कौन कर रहा है, तो लंग्स कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहूँ डाइजेशन कौन कर रहा है, तो मेरे लिए बोलते हैं इंटेस्टाइन कर रहा है डाइजेशन, है ना। तो हर काम करने के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं। वैसे ही सेल के अंदर हर काम करने के लिए कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे अगर सेल को करना है रेस्पिरेशन तो कौन करेगा, सेल को करना है डाइजेशन तो कौन करेगा। ऐसे हर सेल के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, और वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो हम आगे तक पढ़ेंगे, चैप्टर में है, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने आपको बता दिया कि हर जो सेल ऑर्गेनेली होती है उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसको परफॉर्म करती है। All cells are found to have the same organelle irrespective of their function and which organism they found, ठीक है ना। तो हर सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, वो हर सेल के अंदर मिलेंगे। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि सेल क्या काम कर रहा है, किस ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, वो हर सबके अंदर मिलेंगे ही। जैसे हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल उसका आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट सेल, ये दिया है प्लांट सेल और ये दिया है एनिमल सेल। अच्छा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। इधर सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, ये तो बाहरी कवरिंग का नाम है। साइटोप्लाज्म की ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है। बाकी जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, सेंट्रियोल, लाइसोसोम लिखे हुए हैं, वैक्यूल लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेली हैं। आपको अभी इतना हार्ड तो नहीं पढ़ना है, आपके इतने सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है। अच्छा, उससे पहले आप सेल का स्ट्रक्चर समझो। सेल कोई टू डायमेंशनल कोई फोटो नहीं है, सेल एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको इमेजिन करो, पहले आपके पास है बैलून, आपने उस बैलून को पानी से भरा और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मान लो बॉल डाल दिए आपने, ठीक है। अब जो आपके हाथ में स्ट्रक्चर आया है वो कैसा है, एक बैलून है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से थर्माकोल बॉल या कोई से बॉल मान लो, बॉल भरे हुए हैं और अंदर पानी भरा हुआ है उस बैलून पे, है ना। आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब जो इसमें बैलून है वो तो है सेल मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कह लेते हैं। तो जो बैलून है, जो प्लास्टिक का पार्ट है, ठीक है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो क्या नाम है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर जो आपने थर्माकोल बॉल्स डाली हुई हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी एक बॉल को बोलते हैं न्यूक्लियस है और बाकी सारी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऐसा होता है, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेली ही होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, ये सब थर्माकोल से बॉल हैं। तो ये है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर सेल का। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको थोड़ा पढ़ते हैं ठीक से। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो हमें सीधी बात पता ही है कि जब हम बैलून को पानी से भर देंगे तो बैलून के अंदर का पानी और बैलून के बाहर की हवा, इन दोनों का सेपरेट कौन कर रहा है, तो बैलून कर रहा है, बैलून की लेयर कर रही है, मेम्ब्रेन कर रही है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर या कवरिंग, ठीक है। तो वो कर रही है। तो क्या काम है इसका, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करना, ठीक है ना। इसका काम ये होता है, प्रोटेक्शन काम होता है कई बार इसका, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। इस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर की मेम्ब्रेन सबसे बाहर यही मिलेगी, तो यही क्या नाम है, इस पे डिपेंड करेगा कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी, ठीक है। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि सेमी परमेबल होती है ये। सेमी परमेबल कह लो, सिलेक्टिवली परमेबल कह लो, इसका मतलब ये होता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये किसकी मर्जी होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी की मर्जी होगी, ठीक है। तो जिसको चाहेगी वो सेल के अंदर ला सकती है, जिसको चाहेगी सेल के बाहर निकाल सकती है। It also prevents the movement of some other material and is therefore called as selectively permeable membrane, ठीक है ना।
तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सेल में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ जाए, उससे प्रोटेक्ट करना है सेल को, तो ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्ट करती है परमिटिविटी को, मतलब कौन अंदर आएगा कौन बाहर आएगा, परमिशन देगी, यही परमिशन देगी, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करके परमिशन देती है, इसी को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ये कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई हार्ड प्लास्टिक बॉल जैसा नहीं, मैंने आपको बताया ना बैलून, तो कैसे फ्लेक्सिबल होता है वो, जैसे मोड़ दो वैसे मुड़ जाता है ना। तो वैसा ही जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये बनती किससे, ये प्रोटीन और लिपिड से बनती है। प्रोटीन आपको पता है, लिपिड यानी फैट मॉलिक्यूल्स वैसा होता है, ठीक है, फैट ऑयल्स वो होता है। ये आपको इसका दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। इसको यहाँ से जूम करा थोड़ा सा पीस लेकर के, तो ये रहा, ठीक है। तो ये लेयर ऐसी होती है, ये लेयर से बाहर की साइड से हम देख रहे हैं, ये लेयर के अंदर की साइड, ठीक है। तो और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू मेम्ब्रेन। अब मूवमेंट जो हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए वो कैसे हो रहा है, तो मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय टू टाइप्स। तो दो तरीके से सेल के आर पार जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो होता है मूवमेंट होता है। एक होता है गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, और एक होता है लिक्विड एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसका क्या मतलब है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, पहले आप समझो। कोई मटेरियल जो है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कमरा है, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, मतलब खचा खच लोग भरे हुए हैं, बिल्कुल अब एक पैर रखने की जगह नहीं है, तो उस कमरे का दरवाजा बंद है, और वो दरवाजा जो है वो दूसरे कमरे से अटैच्ड है, जो कमरा बिल्कुल खाली है। अब जैसे अभी दरवाजा खोलोगे तो उसमें कैसे लोग जैसे गिरना लग जाएंगे, है ना, अपने आप गिरने लग जाएंगे उसमें से। ऐसा तो नहीं है धक्का मारोगे उनको तब गिरेंगे, वो अपने आप गिरने लग जाएंगे, पूरा रूम भरा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट हो रही है ना। तो जब ये मूवमेंट कब हो रही है, गैस के लिए हो रही है, ठीक है ना। जब गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड एक्सचेंज का क्या मतलब है, जब लिक्विड अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा होगा तो वो होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद इसका हम देख लेते हैं। Gaseous exchange take place from a region of higher concentration to a region of lower concentration, है ना। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। और ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ अ लो वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है। जब वाटर जो है वो मूवमेंट कर रहा हो अपना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब आपको डिफरेंस याद करने की जरूरत तो है ही नहीं। ऑस्मोसिस में पता है लिक्विड के लिए होता है, तो इट अकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, ठीक है ना। ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए तो लिक्विड मीडियम में ही होगा। और डिफ्यूजन इट कैन अकर इन एनी मीडियम, डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन गैस जो होती है पानी में डिफ्यूज कर जाती है ना। तो डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में डिफ्यूज हो सकता है। इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस को होने के लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। इसको आपको इतना अच्छे से याद नहीं करना, इतना अच्छे से नहीं समझना, ये आगे चीजें हैं, पर आप समझ लो कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, इसके थ्रू ही ऑस्मोसिस हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसे मान लो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही यहाँ पे मूवमेंट कर पाएगा। आगे चलकर पता चलेगा कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट जो होते हैं वो इस साइड मूव करेंगे और सॉल्यूट होता है इस साइड मूव करेगा, तभी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है। और डिफ्यूजन के लिए कोई भी हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो तो ऐसी गैस एक्सचेंज है कैसे भी हो जाएगा। उसके बाद थ्री सॉल्यूशन दैट कैन कम अक्रॉस व्हाइल एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल। अब जब भी एक्सचेंज हो रहा हो किसी भी चीज का, तब तीन टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास बनते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे जब हम किसी मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे होंगे। जैसे तो पहले पढ़ते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हेन द मीडियम सराउंडेड सेम
concentration of water as that is the cell it is said to be isotonic, ठीक है ना। तो आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, जब सेल की बाहरी कंसंट्रेशन और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा, ठीक है। आइसो का मतलब ही बराबर होता है, ठीक है। तो जब सेल के बाहरी कंसंट्रेशन और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन दोनों ही बराबर होगी, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। Water across the water crosses the cell membrane in both the direction, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size, ठीक है। तो क्योंकि सेल के बाहर भी कंसंट्रेशन और सेल के अंदर कंसंट्रेशन दोनों ही सेम है, तो ना ही मूवमेंट अंदर हो रहा होगा पानी का, ना ही बाहर हो रहा होगा। वैसे होता है लेकिन नलीफाई हो जाएंगे दोनों ही आपस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेट जो मूवमेंट है कुछ नहीं हुआ है, जैसे सोल्यूशन पहले था वैसे सोल्यूशन अब है। तो इसके अंदर सेल पड़ी होगी, मान लो अगर हमने आरबीसी डाली है तो वही सेम वैसी रहेगी, उसके अंदर भी कोई मूवमेंट पानी का नहीं होगा, तो भी ना ही वो स्वेल करेगी ना ही वो श्रिंक करेगी, ठीक है। वो अपने सेम साइज की रहेगी। हाइपोटोनिक क्या होता है? Hypotonic solution is a solution surrounding the cell which has higher water concentration that in the cell, ठीक है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है, सेल के बाहरी कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और सेल के अंदर की जो होती है वो कम होती है। तो हमेशा जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल के बाहर, और लोअर कहाँ है? सेल के अंदर। तो मूवमेंट कहाँ होगी? सेल के बाहर से सेल के अंदर। तो क्योंकि अब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो सेल क्या होगा? वो स्वेल कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल जो स्वेल कर गया, ठीक है। देखो H2O इनसाइड आ रहा है। Water molecule are too free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than it will leave. The net result is that the water entering the cell is likely to swell, ठीक है ना। तो वही चीज है, सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है ज्यादा से ज्यादा वो सेल के अंदर आएगा, जिससे जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक होगा और सेल स्वेल कर जाएगी। हाइपोटोनिक में सेम इसका उल्टा होता है, ठीक है, एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है हाइपोटोनिक का। हाइपरटोनिक में बाहरी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट कहाँ होगा? सेल के अंदर से सेल के बाहर, है ना। अब सेल के अंदर से पानी निकलेगा तो सेल अपने आप श्रिंक हो जाएगी, तो वही होता है। When the medium surrounding a cell has lower concentration of water, then that in the cell is said to be hypertonic, ठीक है ना। तो जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर की ज्यादा है और सेल के बाहरी कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट अंदर से बाहर होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें सेल जो है वो श्रिंक करेगी। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? Plasmolysis is the phenomena by which a plant cell shrink away from the cell wall when it loses water by osmosis. अब ऐसा क्या है, मैं आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। तो सेल वॉल, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल जो होती है हार्ड आउटर कवरिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक सेल होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सेल के बाहर की लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पर प्लांट्स के केस में और कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड सेल मतलब हार्ड लेयर होती है। इसका हार्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ही प्लांट को स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो कैसे उन्हें सीधा खड़ा रहना होता है, वरना वो गिर जाएंगे। तो वो स्ट्रेंथ उन्हें कहाँ से मिलती है? तो हर सेल के पास अपनी सेल वॉल है, ठीक है। ये एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मजबूत स्ट्रक्चर सेल वॉल आपस में मिलकर के, जिससे पूरा प्लांट जो है वो मजबूत तरीके से खड़ा रहता है। तो हमें तो खड़ा नहीं होना आंधी तूफान में, तो इसलिए हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। प्लांट्स के पास होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सेल वॉल का क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की मिलके बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लंबी चेन से बनता है, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट हैं, नाम सुना होगा आपने पहले भी इसका। ये तीनों मिलकर लंबी चेन बनाते हैं, इसके मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर कुछ केमिकल्स बनते हैं,
और फिर सेलुलोज बनता है। तो ये बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मैंने बताया लंबी चेन से बनता है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होता है प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड हेल्प द प्लांट टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंज का वही मतलब है, मान लो कुछ आंधी तूफान आ रहा हो, कुछ बाहर दिक्कत हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो तुम्हें बाहर खड़ा ही रहना है उन्हें। तो इसीलिए उनको मजबूती से खड़ा रहने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो मदद कौन करता है उसे बनाने में? सेलुलोज, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो, मैंने आपको बताया एक सेल के बारे में। एक सेल ऐसा होता है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं और अंदर भरा होता है खूब सारा फ्लूइड। ऐसे ही होता है एक सेल। अब जैसा इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन आपको मैंने बताई थी, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। अब ठीक ऐसी ही मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर भी होती है। और न्यूक्लियस के बाहर ये सिंगल नहीं होती, न्यूक्लियस के बाहर ये दो होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के बाहर ये दो मेम्ब्रेन मैंने बना दी है, ठीक है। आगे समझ में, न्यूक्लियस के बाहर दो सेल मेम्ब्रेन समझ लो, ऐसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, ठीक है। तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो न्यूक्लियस के पास होती हैं। अब nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स, पोर्स मतलब छेद होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद से क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये है सेल, ठीक है, ये मान लो सेल है, ये है मान लो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में होता है तो मान लो पोर, ठीक है। मैंने मान लो पोर बना दिया ऐसे करके पोर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है और न्यूक्लियस के बाहर जो सामान है, तो इसको उसका ट्रांसफर कराना होता है, ठीक है। इसको अपने अंदर से बाहर भी सामान निकालना है और बाहर से को सामान अंदर भी लेना है। तो इन न्यूक्लियर पोर के जरिए ही होगा वो, ठीक है। न्यूक्लियर पोर नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा इन सामानों का। तो इसीलिए न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, ठीक है। Contains chromosome which are rod shaped structure only when the cell is about to divide. न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए की फॉर्म में। अब ये डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, यानी जब डीएनए बहुत ही ज्यादा आपस में मिलकर एक कंडेंस्ड फॉर्म बना लेता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो रॉड से दिखाई देता है। और वो हमें कब दिखता है? वो हमें सिर्फ तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा तब डीएनए जो है वो ऐसे खुला खुला फैला पड़ा होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेगा, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड फॉर्म अपने बना लेगा, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दिखता कैसा है, आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में। ये आपने देखा है एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर, देखिए ये वाला, ये है क्रोमोसोम। ये देखिए दिख रहा है रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो ये कब बनता है? जब डीएनए सब सेल डिवाइड करने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation in form of DNA molecule, deoxyribonucleic acid। तो क्रोमोसोम मैंने जैसे आपको बताया है, क्रोमोसोम के अंदर ही, या फिर ये कह लो कि डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो कहीं ना कहीं डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में ही है, ठीक है। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास होती है हमारी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे आंखों का कलर क्या होगा, हमारा कलर क्या होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो डीएनए के पास होती हैं। अब डीएनए क्या करता है? डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। तो हमारे पेरेंट्स से हमारे तक इंफॉर्मेशन आती है ना, किस फॉर्म में आती है? डीएनए की फॉर्म में। जैसा कि आपको पता है
स्पर्म जो होता है मेल गैमेट स्पर्म, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है फादर का, यानी फादर का डीएनए होता है। ओवम जो होता है उसके अंदर होता है मदर का डीएनए। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइज होते हैं फीमेल बॉडी में, और वहीं पर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। ये चल के आगे हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इतना नहीं समझना है, ठीक है। तो ऐसा फिर क्या होता है, जो हमारे पेरेंट का डीएनए है वो आपस में फ्यूज होता है, उसके बाद हम पैदा होते हैं। तो हमारे अंदर किस कैरेक्टर आते हैं, हमारे पेरेंट्स के, ठीक है। तो यही होता है इनहेरिटेंस। अब डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तो आप बस इसका नाम ही याद कर लो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे के चैप्टरों में हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है, तो एसिड, एसिड इसका मतलब क्या है, इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ये एसिडिक इन नेचर होता है। इसका हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था बैलून वाला स्ट्रक्चर, आपको याद है। तो बैलून के अंदर जब ना पानी भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट भरा हुआ है वो सारा प्लाज्मा, वो सारा वो है। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बैलून के बारे में। बैलून का हमने एक सेल बनवाया था। तो बैलून क्या था, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी बैलून के अंदर जितना भी हमने पानी भरा है, जितना भी फ्लूइड है, वो सारा साइटोप्लाज्म था, है ना। तो ठीक भाई, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट भरा हुआ है वो सारा ही साइटोप्लाज्म होता है। अब क्या, इट कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ये हमें पता ही है। एक सेल के अंदर जब हमें सेल ऑर्गेनेली मिल रहे हैं तो वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि सेल साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। सेल ऑर्गेनेली मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। अब हमें सेल ऑर्गेनेली के बारे में ही पढ़ना है। तो सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। मैंने को क्या बताया सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, उससे पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारे लंग्स ब्रीथिंग में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी आइज देखने में हमारी मदद कर रही हैं। जैसे हमारे ऑर्गन से कुछ ना कुछ काम है, वैसे ही सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। और इनका भी कुछ ना कुछ काम होता है सेल्स के अंदर। अब ये क्या काम है, इनके नाम क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी अपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है प्लास्टिड, और छठा है वैक्यूल्स। तो इन 6 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो पहले एक बार आप ओवरव्यू देख लो इनका, तो दिखने में कैसे होते हैं ये। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इनका स्ट्रक्चर, तो आप देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर बैग जैसा, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर का को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, ये है ये गोल्गी अपरेटस, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्फेरिकल, ये होता है राइबोसोम। अब इनके क्या काम सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अंदर जो फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ है सारा, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये है लाइसोसोम। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको डार्क पर्पल, ये है न्यूक्लियस, और ये पूरा बड़ा जो है ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। कुछ यहाँ पे सेंट्रियोल दिखाए हुए हैं, और कुछ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो दिखाए हुए हैं। आप याद रखना, जैसे सेंट्रियोल्स होते हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, और प्लास्टिड इसमें दिया हुआ है, प्लास्टिड नहीं दिया, वो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम क्यों आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर अगर हमने राइबोसोम बना दिए तो ये कहता खुरदुरा सा हो जाएगा, है ना। मान लो कोई एक प्लेन सरफेस है ऐसी, और उसके ऊपर मैं अगर कुछ बना देता हूँ ऐसे करके, राइबोसोम उसके ऊपर लगा दूंगा, तो ये रफ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
वहीं अगर मान लो कोई सरफेस ऐसी प्लेन है, उसके ऊपर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो वो स्मूथ है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे समझ में। रफ में क्या होता है, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ में क्या होता है, उसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो पहले इसमें देखो क्या है, ईयर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। मेम्ब्रेन में क्या मतलब है, मेम्ब्रेन में आपको पता है मेम्ब्रेन क्या होता है, लेयर होती है, कवरिंग होती है ना, किसी भी चीज से कवरिंग। जैसे अगर आप कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक रैप होता है ना, एक मेम्ब्रेन होती है ना, एक लेयर होती है ना, वो मेम्ब्रेन। तो ऐसा ही लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन और ट्यूब्स का और शीट्स का, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है आपको कुछ ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब दिखाई दे रहे हैं ना, इन ट्यूब के ऊपर है मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन लगी हुई है। शीट्स है, कई बार शीट्स भी होती हैं ऐसी। तो इसीलिए ईआर जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब या शीट्स होते हैं, ठीक है, उनका लंबा लंबा नेटवर्क होता है। एक्सटेंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो होता है एक्सटेंड करते हैं। इस इमेज में दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं बहुत दूर दूर तक। और इसका क्या है, टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रखा है, कौन कौन से, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। किस बेसिस पे कर रखा है, कि राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब ये जो ईआर है इसका काम क्या होता है, ईआर का काम होता है किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कराना, कहाँ से कहाँ, या तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, और यहाँ साइटोप्लाज्म से दूसरी जगह किसी, साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है ना, तो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म से और दूसरी साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ऐसा काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब जैसे देखो, आपको दिखाई दे रहा है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कितना बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इसका काम यही होता है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को। इसमें आप इसको अच्छी खासी सरफेस मिल जाएगी सेल को अपने बायोकेमिकल एक्टिविटीज करने का। बायोकेमिकल मतलब जो भी वो केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहे हैं, है ना, एनर्जी बनाना इससे होता है, सेल के अंदर बहुत सारे अपने काम होते हैं, ठीक है, कुछ किसी चीज को बनाना, सिंथेसिस करना। तो इसमें अच्छा खासा जो सरफेस एरिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कराता है, तो इसका ये भी काम होता है। उसके बाद गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus जो है, इसको हम गोल्गी apparatus क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको जो डिस्कवर करा था वो कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने करा था, तो इन्होंने अपने नाम से ही इस ऑर्गेनेली का नाम दिया था। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर एंड स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं गोल्गी apparatus, ठीक है। ऊपर वाली इमेज आपको साफ दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसी लेयर बनी हुई है, और ये लेयर आपस में पैरेलल है, ठीक है, ऐसे करके आपस में पैरेलल लेयर है, ये ऐसे ऐसे करके लगी हुई है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईयर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जो सामान ईआर में बन रहा है, ये उसको कैप्चर करेंगे, उसको पैक करेंगे, और उसको डिस्पैच करेंगे जहां जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जरूरत है कहीं पर, वहां डिस्पैच करेंगे, साइटोप्लाज्म के बाहर कहीं जरूरत है, वहां डिस्पैच करेंगे, ठीक है। तो इनका काम ये है पैकेजिंग का और डिस्पैचिंग का। और इसके जो ये होते हैं, हर एक का जो पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं सिस्टम्स, ठीक है। जैसे मालूम है यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमें 3 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4 5, ऐसे लगभग 5 6 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसने पैक करके सामान बाहर निकाल दिया है ना, वो है, ठीक है। उसके बाद इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, ये स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट का, ठीक है। वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब थैले में, ठीक है, थैले में करता है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे थैले हैं ये,
इन थैलों में ये क्या करेगा, इस अपने सामान को पैक करेगा और आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। नहीं अगर आगे ट्रांसपोर्ट करना तो स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। एक हम आगे जाकर ऑर्गेनली पढ़ेंगे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम भी यही बनवाता है। ये लाइसोसोम कैसे बनवाता है, कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, ये उन्हें कैप्चर करेगा, उनके बाद वेसिकल चढ़ा देगा और थैले में पैक कर देगा और बाहर निकाल देगा, तो अब एक लाइसोसोम तैयार है। अब इस लाइसोसोम का काम क्या होता है वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। गोल्गी पढ़ने के बाद लाइसोसोम हमारा आ गया है। अब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। इसका एक और नाम है सुसाइडल बैग, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा नाम क्यों है। Keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles, ठीक है। Contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic matter. When the cell gets damaged, lysosomes may break open and the enzyme digest their own cell. This is known as setback of a cell. आप समझो लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकली एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एंजाइम इतने खतरनाक हैं कि ये अपने आप को भी खा सकते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को खा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या करता है लाइसोसोम, तो जब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल को उससे खतरा ही होगा, है ना। तो अब उस खतरे से बचने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, उस सेल मतलब सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल जो भी आया है उसे डाइजेस्ट कर देता है। अब डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अपने अंदर से जो एंजाइम है बाहर निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करता है, ये अपने आप को रप्चर कर देता है, अपने आप को फाड़ देता है, ठीक है। अपने आप को फाड़ देगा, सुसाइड कर लेगा, इसको सुसाइड बोलते हैं ना। ये अपने आप को फाड़ के एंजाइम बाहर निकाल देगा और उससे उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल वो भी खत्म हो जाएंगे, वो फॉरेन पार्टिकल भी खत्म हो जाएगा और सेल भी खत्म ही हो जाएगा। तो आपको इससे फायदा क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल आया, उसे मारना चाहिए था, सेल को क्यों मार दिया। तो अब इससे ये होगा कि चलो अब वो सेल तो अपने आप में जा रहा है, अब उस सेल को लग रहा है कि चलो अगर मैं मर रहा हूँ कोई बात नहीं, पर मेरे आसपास वाले जो सेल हैं वो तो जिंदा रहे, ठीक है। उनमें बहुत कोऑर्डिनेशन होता है सेल्स के अंदर, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बहुत कोऑर्डिनेशन होता है हर सेल के अंदर, ठीक है। मतलब वही चीज़ अगर मान लो कोई वायरस आ गया और वो वायरस किसी सेल पर अटैक करता है और अगर मान लो वो अफेक्टेड हो जाती है सेल उस वायरस से, तो यही चाहिए कि मैं अपने लाइसोसोम को फाड़ करके इस सेल को डाइजेस्ट कर देता हूँ, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, जो आसपास वाले सेल हैं वो बचे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए लाइसोसोम जो है इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है। उसके बाद है मेन माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ लो यहाँ से आपको डेफिनेशन मिलने वाली है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एज अ बायोलॉजिस्ट ये सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाली आपके लिए होने वाली है। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वो साइट है, यही वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पावर की, एनर्जी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल को भी अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनती कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो जितनी भी एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का मतलब क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हम एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे भारत में क्या चलता है, इंडियन रुपीज चलता है ना। अब मैं यहाँ पे डॉलर लगा चला दूं, पाकिस्तानी रुपीज चला दूं तो वो नहीं चलेंगे, यहाँ पे अपनी जो करेंसी वही चलेगी, इंडियन रुपीज, ठीक है। वैसे में अगर अमेरिका में जाके अपने भारत के पैसे चलाऊं वो चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो हर जगह की अपनी करेंसी होती है। वैसे हमारी बॉडी के लिए एक करेंसी, इसका नाम एटीपी है। अब ये नोट और सिक्के नहीं है, ये भी कुछ केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। और यही केमिकल्स एनर्जी सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। इसको याद रखना है आपको कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी को क्यों एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी जो है पूरे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज होती है, इसीलिए एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। जैसा हमने न्यूक्लियस में पढ़ा है, न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, दो होती हैं उसमें। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस चीज का याद रखना कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों के पास दो दो मेम्ब्रेन होती हैं। और भी ऑर्गेनेली होते हैं, और भी ऑर्गेनेली होते हैं, पर आपको इतना पढ़ना है। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस।
आउटर मेम्ब्रेन होती है बहुत पोरस होती है, पोरस होना जरूरी है उसके लिए। जैसा हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था, न्यूक्लियस को अगर कोई सामान बाहर निकालना है या कोई सामान अंदर लेना है तो कैसे ले गए, अगर मान लो पूरा ही ब्लॉक है रास्ता तो कैसे आएगा, पोर्स तो चाहिए ना। तो जैसे पोर्स न्यूक्लियस में होते हैं वैसे पोर्स यहाँ पर भी होते हैं। अब मैं बोलूँ कि मैंने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर का दरवाजा खुला है, अब कोई बाहर गेट पर खड़ा है और मैं बोलता हूँ अंदर आ जा भाई दरवाजा खुला है, तो क्या वो अंदर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, बाहर का दरवाजा भी खुला होना चाहिए। अगर मान लो मैंने अंदर का नहीं भी खोला है तो मैं बाहर का तो खोल ही दूंगा कि कम से कम कुछ तो अंदर आ जाए ना वो। उसके बाद अगर मुझे उसे और अंदर कमरे में लेना है तो मैं अपना दरवाजा खोल दूंगा, नहीं तो वहीं से उसे बाहर निकाल दूंगा। तो सेम काम ही यहाँ पर भी होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत पोरस होती है, उससे सामान आसानी से अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड का मतलब ऐसा, आपको भी समझाता हूँ मैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये बाहर की लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, तो ये बहुत पोरस है, हमें पता है। इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत फोल्डेड है, ऐसे करके है, ठीक है। आपने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि अगर मैं बोलता हूँ कि सरफेस एरिया एक बड़ी बॉल का ज़्यादा है या छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स का ज़्यादा है, तो छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स का एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया। वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर इसे डेवली फोल्ड इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनेगी। और करेंसी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो जितनी ज़्यादा करेंसी होगी उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। ऐसा किसी और ऑर्गेनेली के पास नहीं होता। ऐसे सिर्फ दो ऑर्गेनेली के पास होता है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इन दोनों के पास ही अपने खुद के प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होता है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वो आगे चलकर पढ़ोगे, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीन बनाने में ही मदद करता है। अब आप देख सकते हैं ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर जो कि बहुत पोरस होती है, उसका अंदर डीपली फोल्डेड दिख रहा है ना, डीपली फोल्डेड है, कितना फोल्डेड है ये है इनर मेम्ब्रेन, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा मिल सके। और जितना सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एनर्जी, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं उसको। इसके बाद जो हमारा ऑर्गेनेली आता है वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। प्लास्टिड के पास ही मेम्ब्रेन होती है। इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये प्लांट्स में, एल्गी में और कुछ दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। प्लास्टिड हम ह्यूमंस में कह लो, एनिमल्स में कह लो, इनमें नहीं मिलती, ठीक है। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होती, ये मेनली प्लांट में ही होते हैं। एल्गी भी टाइप का प्लांट ही है, और कुछ दूसरा यूकैरियोटिक आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। ऐसा समझ लीजिए पुराने सेल हुआ करते थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराने न्यूक्लियस वाले सेल, ठीक है। तो पुराने न्यूक्लियस वाले सेल जो करते थे, मतलब पुराने सेल जो हुआ करते थे वो प्रोकैरियोटिक होते थे, और जो नए वाले हैं, हायर वाले हैं, वो है यूकैरियोटिक। तो पुराने वाले जो हैं उनके पास तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, पर उनके सिवा कुछ और भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट भी यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता पर प्लांट्स में होता है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड क्या है, प्लांट सेल में ही मिलते हैं। प्लास्टिड दो टाइप के होता है, हालांकि होते तो और भी टाइप के हैं, पर आपको दो यहाँ पे दिए हुए दो पढ़ने हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं ये होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। इनमें क्या होता है, इनमें बस आपको पिगमेंट मिलेंगे, ठीक है। पिगमेंट मतलब कुछ ऐसे केमिकल जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे आप नाम सुना क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करता है ना, वो पिगमेंट होता है। तो ऐसे पिगमेंट, ठीक है, यही पिगमेंट प्लास्टिड कंटेन करता है। तो प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
तो वो पिगमेंट मतलब वो प्लास्टिड जो क्लोरोफिल कंटेन करता है उसमें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा क्रोमोप्लास्ट का ही एग्जांपल है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट कलर कर रहा है और ग्रीन मतलब कलर्ड है ना, तो इसलिए क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल्स एंड स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है पिगमेंट कैरी नहीं करता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास अपना कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कह लो या ऐसे कह लो पेल। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट मतलब व्हाइट है, ट्रांसपेरेंट है, इसके पास अपना कोई पिगमेंट नहीं है, ये कोई कलर शो नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है, ऑयल्स को और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। एनर्जी जो है, प्लांट जो अपना एक्सेस एनर्जी जो है ना उसको स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, ऑयल्स को भी स्टोर करता है और प्रोटीन्स को भी स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट में। उसके बाद प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है ना, तो ये प्लास्टिड जो होते हैं ये हमें एक स्ट्रोमा में मिलते हैं। स्ट्रोमा मतलब हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रोमा जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है किसका, जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर हमें मेम्ब्रेन्स की लेयर मिलती है कुछ ऐसे करके। जैसे मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन की लेयर मिलेंगी ऐसे करके बहुत सारी। ठीक है, ऐसे करके, और मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर हमें मिलता है, ठीक है, प्लास्टिड, और प्लास्टिड का ग्रीन कलर जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना ये ऐसा। उसके बाद हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। क्यों, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इसके पास अपना डीएनए होता है ना, मैंने आपको बताया था, इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, तो अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ऐसे ही होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हैं एक तरीके के। ठीक है, आगे चल के हम आगे 11th-12th में पढ़ते हैं कि ये पुराने बैक्टीरिया रहे होंगे, ये हमारे साथ एसोसिएशन में आए थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़े सेम में है ये। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो आप इसके इसकी बाहर की मेम्ब्रेन, इसके अंदर की मेम्ब्रेन, दोनों के पास ही दो मेम्ब्रेन है, दोनों के पास ही डीएनए है, दोनों के पास ही राइबोसोम है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोनों सेम है प्लास्टिड्स। इसके अंदर स्ट्रोमा लैमेली थैलेकॉइड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये देखना है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर सारा है ना, ये देखना बस। उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब होता है फिर से वही बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सैक, तो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, तो जो भी स्टोर करना हो किसी भी सेल को तो सैक में करता है, यानी वैक्यूल में करता है। स्मॉल सेल वैक्यूल इन प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, तो छोटे साइज का वैक्यूल जो होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, वहीं जो प्लांट में हमें वैक्यूल मिलेगा वो बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, अप टू 90% जो होता है वो प्लांट सेल का वैक्यूल एरिया ले सकता है, 70 to 90% तक। एनिमल्स इतना नहीं लेता, उसमें हमारा 20-30% इतना लेता है बस मैक्सिमम। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्डिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल जो होता है ना, वैक्यूल जो होता है ना, वो पूरे भरे हुए होते हैं, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मजबूती इसको स्ट्रक्चर देते हैं। अब मान लो कोई सेल है ऐसे करके, उसका 90% जो किसी वैक्यूल ने कवर कर लिया है, तो वो सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा, तो इसको ये चीज प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स स्टोर अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। ठीक है, तो वैक्यूल क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अमीनो एसिड स्टोर कर सकते हैं, शुगर स्टोर कर सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, और प्रोटीन्स भी स्टोर कर सकते हैं। इन अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे करके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी कुछ भी खाना मान लो उसने खा लिया, तो अमीबा क्या करता है, इसके आसपास एक लेयर बना लेता है वैक्यूल की। ठीक है, तो अब क्या इसे क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, यही होता है बस। ठीक है, vacuoles play an important role in expelling excess water and some waste from the cell। ठीक है, वैक्यूल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं किसमें, अगर मान लो ज्यादा पानी हमारी बॉडी में आ जाता है, या फिर अगर मान लो ज्यादा वेस्ट हमारी बॉडी में आ गया है, ज्यादा हमने खाना का वेस्ट बनाया है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकालने में वैक्यूल मदद करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इसका फंक्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। तो एनिमल सेल आपको देख सकता है, एनिमल सेल, इसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं है ना, यहाँ पर आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, क्यों, एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है।
आपको यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा है ना, पर यहाँ को इतना बड़ा वैक्यूल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आपको वैक्यूल दिखाई भी नहीं दे रहा, कई बार तो उनमें होता भी नहीं है वैक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और नॉर्मल चीजें मैंने पढ़ाई है वही है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन यहाँ एनिमल सेल में नहीं है। यहाँ पर वैक्यूल दिखाया हुआ है, यहाँ वैक्यूल दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल। एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, ये साइज में जनरली छोटे होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा सामान स्टोर करना होता है, और आपको पता ही है इन्हें कितना रिजिड तरीके से खड़ा होना पड़ता है ना, तो इनके सेल जो होते हैं बड़े होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के पास, और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। ये मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, उसे बड़े बड़े आंधी तूफान को झेलना है। एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूग्लिना, नो एनिमल सेल पोजेसेस प्लास्टिड। ठीक है, तो प्रोटोजोआ है एक यूग्लिना। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है? ये कैटेगरी होती है। ठीक है, हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांट रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्ट के अंदर प्रोटोजोआ आता है और उसके अंदर यूग्लिना आता है। ठीक है, तो यूग्लिना एक टाइप का प्रोटिस्ट होता है, इसके पास प्लास्टिड होते हैं, बाकी किसी भी एनिमल के पास वो प्लास्टिड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। तो एनिमल्स में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर पिगमेंट वाले, ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस पिगमेंट होते हैं, जो मेनली स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है ना, इनका वैक्यूल छोटा होता है, इनका वैक्यूल बड़ा होता है। ये हमारे पास यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं ना, ये यूग्लिना है। ठीक है, इसके पास अपना क्या होता है, इसके पास अपना प्लास्टिड होता है। ठीक है, और उसमें भी क्लोरोफिल वाला, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम ही होता है सनलाइट अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कराना। इसका मतलब क्या है कि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करा सकता है। ठीक है, उसके बाद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने लगा दिया है एनसीईआरटी, आप चाहो तो एनसीईआरटी को यहाँ से रीड भी कर सकते हो। इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये माइक्रोस्कोप है, ये है अनियन पील सेल। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम आपको स्कूल में कराया होगा, तो अनियन का जो पील होता है ना, छिलका होता है, उसे निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो उसमें हमें सेल दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो ह्यूमन चीक सेल भी कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीक से सेल लेते हैं अंदर से, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखते हैं, और उसमें सेल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से। ये डिफरेंट टाइप के सेल हैं ह्यूमन बॉडी के। ये नर्व सेल यानी न्यूरॉन, ये ब्लड सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये ओवम है, ये बोन सेल, ये स्पर्म, ये फैट सेल। ठीक है ना, सबके अपने काम के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग शेप होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ईआर के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स और कौन कौन से हमने पढ़े हैं सबके बारे में, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा है। उसके बाद सेल डिवीजन एक पार्ट है आपका, मैं आपको इसमें एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा। तो सेल डिवीजन क्या है? न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्रोड्यूस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। ठीक है ना, तो एक सेल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है। डिवाइड क्यों करता है? उस सेल को अपने से आगे जनरेशन के सेल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, तो उस सेल को रिप्रोड्यूस करना है, तब भी सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। एक सेल से 2 सेल बनते हैं उनमें। ठीक है, तो सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है। और अगर मान लो सेल खराब हो रहा है, उसमें टूट फूट हो रही है, तब भी उससे नए सेल बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए सेल डिवीजन जरूरी है। सेल डिवीजन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं। अभी सेल है मान लो पूरा, इसमें 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, अभी डिवाइड कर लेगा, और दोनों में 2-2 क्रोमोसोम आ गए, अब फिर ये डिवाइड कर लेगा, और क्या नाम है, अब जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपको 4 जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेल है, सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। अभी सेल जब डिवाइड करेगा, तो दोनों ही सेल में 2-2 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, अब यही 2 क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर से 4 क्रोमोसोम बना लेंगे, और फिर डिवाइड करके फिर 2-2 दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसी चीज चलती रहती है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट है इस चैप्टर का। आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना एंड यू आर डन फॉर द चैप्टर। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उन्हें पढ़ लेना। बाकी अगर आपके पास नोट्स हैं तो ठीक है,
नहीं तो एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में।